बात अगर मिलिट्री व्हीकल्स की हो रही हो तो इंडियन आर्मी की सबसे पहली पसंद थी मारुति सुजुकी की जिप्सी। इस कार ने इंडियन आर्मी में बहुत ही टाइम तक सर्व किया है और इस कार को इंडियन आर्मी अपने ट्रूप्स और आर्टिलरी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते थे। बट हर कार की एक रिटायरमेंट होती है और इसलिए अब इंडियन आर्मी की ऑफिशियल व्हीकल बन चुकी है टाटा की सफारी स्टॉर्म। तो आखिर कैसे टाटा की सफारी स्टॉर्म बन गई इंडियन आर्मी की ऑफिशियल मिलिट्री व्हीकल, जिस कार की पास में इतनी खराब ब्रांड वैल्यू थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी इश्यूज थे, तो कैसे आखिर मिलिट्री की पहली पसंद बन गई ये कार। इन सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में हम आपको समझाएंगे, बट उसके पहले हमारे चैनल के रीति रिवाज को आपको पूरा करना पड़ेगा। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि 96% लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत कंज्यूम होती है। आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है इस टाइप की नई नई वीडियोज़ पे और भी ज़्यादा मेहनत से काम करने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द 2000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा दीजिए। मारुति सुजुकी की जिप्सी इंडियन आर्मी की सबसे लाइट वेट एसयूवी व्हीकल थी। इस कार की पेलोड कैपेसिटी 500 kg की थी और इस कार को इंडियन आर्मी अपने ट्रूप्स और आर्टिलरीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया करते थे। बट इंडियन आर्मी डे बाय डे एडवांस होती जा रही थी और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए इंडियन आर्मी को अब ऐसी एसयूवी व्हीकल की जरूरत थी जिसकी पेलोड कैपेसिटी कम से कम 800 kg की हो। तो इसलिए उन्होंने एक ROI रिलीज की और उसमें इन्फॉर्म किया कि इंडियन आर्मी को ऐसी कार की जरूरत है जिसकी पेलोड कैपेसिटी 800 kg की हो और उसमें एयर कंडीशनिंग भी होनी चाहिए। इस ROI के रिलीज होने की देरी थी कि पूरी वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्टिव हो गई और बहुत सारी कार कंपनीज ने इसमें एनरोल करना स्टार्ट भी कर दिया, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, होंडा और ऐसी बहुत सारी इन हाउस और ओवरसीज कंपनी ने इसमें एनरोल किया। बट एक इनर टेबल मीटिंग के बाद दो कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, जो थी टाटा और महिंद्रा। अब इन दोनों सेलेक्टेड कंपनीज को फाइनल चेक के लिए आगे भेजा गया। टाटा की तरफ से टाटा सफारी स्टॉर्म को सिलेक्ट किया गया और महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा की स्कॉर्पियो को। अब टाइम था इन दोनों का नेक बाय नेक कंपटीशन का, ताकि एक फाइनल मिलिट्री व्हीकल को सेलेक्ट किया जा सके। अब मिलिट्री की सबसे पहली डिमांड ये थी कि इस कार की जो पेलोड कैपेसिटी होनी चाहिए वो कम से कम 800 kg की होनी चाहिए। इस कार में एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, इस कार में बहुत ही तगड़ा इंजन होना चाहिए, इस कार में रगेडनेस होनी चाहिए और ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि हार्श से हार्श वेदर कंडीशन और डेंजरस टेरेन्स में भी ये जो कार है बहुत ही आसानी से निकल सके, क्योंकि मिलिट्री को हार्श से हार्श वेदर कंडीशन और डेंजरस टेरेन्स में काम करना पड़ता है। और अगर ऐसी कार उस टेरेन्स या फिर वेदर कंडीशन में ख़राब हो जाती है तो मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इसलिए इन कार्स को हर उस टेरेन और वेदर कंडीशन में टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी था जिन वेदर कंडीशन और टेरेन्स में इंडियन आर्मी काम करती है। तो उस टेस्ट के लिए हॉट वेदर के लिए इस कार को जमशेदपुर में टेस्ट किया गया, ठंडे वेदर के लिए इस कार को नॉर्दर्न सिक्किम में जाकर टेस्ट किया गया और रेनी वेदर के लिए इस कार को हाशीमारा में जाकर टेस्ट किया गया। तो इन सारी वेदर कंडीशंस में और ख़राब टेरेन्स में सफारी स्टॉर्म बहुत ही आसानी से निकल गई और इन सारे वेदर कंडीशंस में पास हो गई। बट यही एक अकेली कार नहीं थी जो इन सारे वेदर कंडीशंस और ऐसी टेरेन्स में पास हो गई थी। महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी हर उस टेरेन में पास हो गई थी जिनमें इस कार को टेस्ट किया गया था। तो दोनों कार जो है वो इस टेस्ट में तो पास हो गई थी, बट अब जो लास्ट टेस्ट था वो था बिडिंग का। तो दोनों कंपनीज को एक बिडिंग टेबल पे इनवाइट किया गया और दोनों कंपनीज को बिड करने के लिए बोला गया। टाटा की एक लीस्ट बिडिंग के वजह से टाटा की सफारी बन गई ऑफिशियली इंडिया की मिलिट्री व्हीकल। तो आज तक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में इंडिया की टाटा सफारी ने आज तक स्कॉर्पियो को सेल्स के मामले में बीट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं तो टाटा सफारी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीट कर दिया है, लेकिन इस लीस्ट बिडिंग की वजह से ही बस टाटा सफारी इंडिया की मिलिट्री व्हीकल नहीं बनी है। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत है टाटा की। इस कार को इंडियन आर्मी के लिए केपेबल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड किए गए हैं सफारी में। इसमें आपको पीछे की तरफ टो हुक देखने के लिए मिलता है, जो इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ताकि वो किसी खराब हो या फिर रुकी हुई दूसरी व्हीकल को आराम से टो करके बाहर निकाल सके। इस कार में आपको जेरिकन माउंट भी देखने के लिए मिलता है, ताकि इंडियन आर्मी अपने साथ एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी कर सके। सबसे बड़ा अपग्रेड तो इस कार के इंजन में किया गया है। नॉर्मल सफारी से इस सफारी का इंजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, क्योंकि नॉर्मल सफारी से इस कार को बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन में यूज़ किया जाएगा। इंडियन आर्मी बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन में काम करती है और वो नहीं चाहेंगे कि इस सफारी से वो किसी भी जगह पे फंस जाएं। इसलिए इस कार में इंजन बहुत ही पावरफुल यूज किया गया है। और हमेशा से ही अगर आप देखो तो सफारी स्टॉर्म कभी भी महिंद्रा स्कॉर्पियो के सामने एक बेकार ऑप्शन थी ही नहीं, क्योंकि डिकोर से सफारी स्टॉर्म में अपग्रेड करने में जो लेटेंसी हो गई उसके वजह से महिंद्रा स्कॉर्पियो ने मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर लिया था। इसके लिए इसकी सेल्स जो है वो उतनी ज़्यादा हो नहीं पाई और BS6 नॉर्म भी आ गए थे तब तक, तो इसकी इतनी कम सेल्स की वजह से इसके BS6 में अपग्रेड को लेके जस्टिफिकेशन नहीं मिल पा रही थी। इसलिए इस कार को डिसकंटिन्यू करना पड़ गया। लेकिन अभी भी अगर एक रियल एसयूवी की बात होती है तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो से पहले टाटा की सफारी स्टॉर्म का ही नाम आता है। आपको कौन सी सफारी पसंद है, पुराने वाली सफारी स्टॉर्म या फिर अभी जो नई वाली टाटा की सफारी लॉन्च हुई है वो? कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसी वीडियो को रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी कोई अपडेट मिस ना करें।